नहीं पा रहा, क्योंकि इनकी जो गाइडलाइंस इशू हुई है मार्च में, 12 मार्च को एक गाइडलाइंस इशू की हैं, हाँ वो हाँ इतनी बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है। उसमें तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस पे फिर काम हो नहीं पाएगा। तो नहीं, उसको दीज भी आर सर ऑल रीच आउट इश्यूज करने। नाबार्ड ने भी रेज किए थे। अब सर सर हो पहले गया, तो हो गया, ये परमिशन का ठीक है, था। स्टार्ट स्टार्ट कर लो आप। जी। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जीत सिंह संधू साहब, माननीय विपणन निदेशक इफ्को नई दिल्ली एवं इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार सर, आदरणीय डॉक्टर रमेश दालिया सर, महाप्रबंधक रिसर्च एवं डेवलपमेंट इफ्को एवं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री किशन सिंह जी, राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को जयपुर एवं इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक श्री भूप सिंह जी, मुख्य प्रबंधक कृषि सेवाएं इफ्को जयपुर, श्री सुधीर मान सर, मुख्य प्रबंधक कोटा, श्री अनुपम तिवारी, प्रबंधक IT पुणे दिल्ली, इफ्को के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, राजस्थान तथा देश के विभिन्न कोने से जुड़े किसान भाइयों, कृषि तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, शोधकर्ता, विद्यार्थी एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, प्रबंधक कृषि सेवाएं इफ्को जयपुर, आप सभी का अपनी संस्था इफ्को एवं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। हम अपनी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का आरंभ वंदना के साथ कर रहे हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के अंतर्गत आज डिजिटल तकनीकी माध्यम से नैनो यूरिया महत्व एवं उपयोग विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। इफ्को द्वारा समय समय पर कृषि क्षेत्र में आ रहे नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह कार्यक्रम जैसे किसान गोष्ठी, फसल विचार गोष्ठी इत्यादि जमीनी स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिक किसानों के साथ कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है। अतः अधिक संख्या में किसानों तक कृषि से संबंधित नवाचार पहुंचाने हेतु यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत के लिए अब मैं श्री भूप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर संधू साहब, योगेंद्र कुमार जी विपणन निदेशक महोदय को, डॉक्टर रेड्डिया एवं समस्त मेरे साथी जो इस नैनो यूरिया महत्व उपयोग वेबिनार में जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार पुनः इफ्को राजस्थान की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य जो उद्देश्य है अपना नैनो यूरिया की जानकारी के महत्व एवं उपयोग की जानकारी देना है। इनके अपने बीच डॉक्टर रलिया उपस्थित है। डॉक्टर रलिया वर्तमान में इफ्को में महाप्रबंधक शोध एवं विकास पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वाशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस अमेरिका में विजिटिंग वैज्ञानिक भी हैं। डॉक्टर रलिया राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे हैं तथा जोधपुर में कादरी से PhD की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर रलिया टिकाऊ खेती के लिए नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों के निर्माण पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने नैनो तकनीक पर कार्य करते हुए 100% उर्वरक उपयोग क्षमता वाले उर्वरकों का विकास किया है। डॉक्टर रलिया के नाम 70 से अधिक शोध पत्र, 3 किताबें तथा लगभग 10 पेटेंट हैं। डॉक्टर रलिया कई अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटीज के सदस्य हैं तथा कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी इनके नाम हैं। इनके अलावा अपने साथ प्रोफेसर जीत सिंह संधू मौजूद हैं। प्रोफेसर जीत सिंह संधू प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर पर कार्यरत है। डॉक्टर संधू श्री गंगानगर जिले में जन्मे हैं तथा जोगनेर से पूर्व
ICR में उप महाप्रबंधक, उप महानिदेशक फसल एवं विज्ञान और सहायक महानिदेशक बीज पर कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर संधू ने दलहनी फसलों की 23 किस्में विकसित की हैं और किसानों के लिए अलग अलग किस्में विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। इन सभी शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सभी उपस्थित अधिकारियों एवं सुनने वालों के लिए इफ्को राजस्थान की तरफ से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा मुख्य विषय है नैनो यूरिया, इसके मुख्य वक्ता जो आज हमारे बीच में है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इस नैनो यूरिया के जनक डॉक्टर रमेश दालिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह जी। मैं सम्माननीय वाइस चांसलर महोदय एवं सम्माननीय मार्केटिंग डायरेक्टर सर इफ्को और इफ्को मार्केटिंग ऑफिस जयपुर से और इफ्को के अधिकारीगण जो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आईटी टीम का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको इस कोरोना के समय में संभव बनाया कि हम किसानों के साथ जुड़ सकें एवं किसानों को इफ्को के प्रयासों के बारे में जानकारी दे सकें। और इसी कड़ी में इफ्को के प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर यूएस अवस्थी एंड इफ्को के समस्त मैनेजमेंट की तरफ से मैं राजस्थान के सभी किसानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा एवं जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो मैं हिंदी माध्यम में करूंगा, जिससे कि जितने भी किसान भाई जुड़े हैं वो किसान भाई इसको समझ सकें एवं जान सकें। तो सभी को एक मेरी स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैं पुनः सभी किसानों का और किसानों को मैं विशेषकर किसान परिजन बोलता हूं कि सभी किसान परिजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, इसलिए मैं अपने आप को उनका घर का सदस्य मानता हूं। तो किसान परिजनों, आज हम नैनो यूरिया तरल, एक नैनो फर्टिलाइजर, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इफ्को के द्वारा इफ्को के द्वारा भारत में विकसित एक नया उत्पाद है, जिसको पौधों के लिए और वातावरण के फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यदि हम जाने कि फर्टिलाइजर क्या है, मैं आपको एक ओवरऑल एक जानकारी देना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर क्या है, उर्वरक क्या चीज है। किसानों, उर्वरक विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिसमें करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे को अपने विकास के लिए आवश्यक है। इनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन सभी न्यूट्रिएंट्स में आप लोग भी इस तरीके का खाद उपयोग करते होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, लाइक दैट। इन सब के अंदर पौधे को सबसे अधिक मात्रा में जिस खाद की आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन खाद है। नाइट्रोजन पौधे को क्यों चाहिए, नाइट्रोजन क्या काम करता है पौधे के अंदर, और किन किन पौधों के अंदर काम करता है, उन पौधों की पौधों की जो इमेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे आप पहचान पा रहे होंगे। विशेष करके राजस्थान की कुछ फसलें हैं इसमें, जैसे कि बाजरा, ज्वार। तो किसान भाई अपने आप से संबंध कर रहे होंगे कि वो इन फसलों के ऊपर जो नाइट्रोजन का खाद प्रयोग करते हैं, इन खादों से पौधे को क्या लाभ होता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन के रूप में हम एक बहुत कॉमन खाद प्रयोग करते हैं, यूरिया। और ये यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। अब ये नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधे के अंदर क्या करता है, यदि हम ये देखें तो पौधे के संतुलित विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
आप दो पौधे देख रहे होंगे गमलों के अंदर, जिसमें एक तरफ एक पौधा बिना नाइट्रोजन के है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उस पौधे को नाइट्रोजन का पोषण मिला, उस पौधे का विकास हुआ, उस पौधे की वृद्धि हुई। नाइट्रोजन पौधे के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो हम समझते हैं। क्लोरोफिल ऐसे पिगमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिससे पौधा सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके एक क्रिया करता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, और उससे ही पौधा अपना भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और उसको हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट और दूसरे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स के रूप में। इसी प्रकार कोशिका भित्ति के तत्व और ऊर्जा के यौगिक, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सभी के तत्वों का एक जो स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, इसकी संरचना का एक भाग है, वो नाइट्रोजन होता है। इसीलिए पौधे को नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर प्रदर्शित करके आपको दिखा रहा हूं। इन तत्वों में आप देख रहे होंगे कि पौधे का क्लोरोफिल है, अमीनो एसिड है, या ऊर्जा के यौगिक हैं, या आनुवंशिक सामग्री है। इन सब की संरचनाओं के बीच में आपको कहीं पर एन लिखा हुआ दिखाई देगा। ये इस बात का प्रतीक है कि इन संरचनाओं के आकार का जो मुख्य भाग है, संरचना का जो भाग है, वह नाइट्रोजन। तो पौधे को नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में मिले, इसके लिए हम खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब से हरित क्रांति आई है, देश उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। बहुत सारी फसलों में हम आज भारत आत्मनिर्भर है उत्पादन के रूप में। लेकिन यदि हम एक बड़े बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालें, तो 1977 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा शुरू हुआ था और शुरू होने की दशा में था, उस समय भारत में हम लोग जो खाद डालते थे वो करीब 26 किलो प्रति हेक्टेयर डालते थे। ये एवरेज है। और 2019 के अंदर हम करीब 137 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद डालते हैं। ये एवरेज एनपीके का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का। और जब यही बात हम उत्पादन के रूप में देखते हैं, तो 1976 में जो हमारा उत्पादन 1 हेक्टेयर में था, वो करीब 155 केजी पर हेक्टेयर था, और 2018 में करीब 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखेंगे कि खादों के प्रयोग में वृद्धि हमने करीब 431% की है, और उत्पादन हमारा 17% बढ़ा है, 17.5%। तो इस तरीके से ये बताता है कि हम समय के साथ खादों का प्रयोग करते गए। अब एक इंडेक्स होती है किसान भाइयों कि उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात, या फिर फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स रेशियो। फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स रेशियो के अंदर हम इस चीज को मेजर करते हैं कि यदि मैं 1 किलोग्राम खाद डालता हूं एनपीके का, तो उससे मुझे कितने किलोग्राम धान की पूर्ति होती है, या धान मैं प्राप्त कर सकता हूं खेत से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के द्वारा पब्लिश्ड आंकड़ों को यदि हम नजर डालें, तो हम ये पाते हैं कि 1960 से 70 के दशक में उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात करीब 12 केजी था, कि मतलब 1 किलो खाद डालो तो 12 किलो धान उत्पादन होगा। और वक्त के साथ जब आप देख रहे हैं कि 2010 से 2017 के समय में उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात केवल 5 रह गया है। इसका मतलब यह है कि हम 1 किलो खाद डालें तो केवल 5 किलो धान प्राप्त हो। तो समय के साथ हम खाद खेतों में ज्यादा डाल रहे हैं, और जो धान का उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अब आप स्क्रीन पर 2 फोटो देख रहे होंगे। एक तरफ एक माताजी यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे तरफ एक भाई एक यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं। ये केवल प्रतीकात्मक फोटो है। प्रतीकात्मक फोटो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले हम सरसों के खेत की तरफ आप नजर डालें, तो आप देखेंगे कि पहले हम कितना कम खाद डालते थे, और आज हम ज्यादा खाद डालना शुरू हो गए।
इस फोटो से मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं। अब अधिक जब स्पेशली ये जो खाद जो लोग डाल रहे हैं, किसान भाई और माता जी डाल रहे हैं, ये यूरिया खाद है। अब यूरिया खाद नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, लेकिन यूरिया खाद का यदि हम अधिक उपयोग करें तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। किसान भाइयों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आप एक तरफ फोटो में देख रहे होंगे कि एक हाथ से हम यूरिया खाद पौधे के ऊपर डाल रहे हैं और नीचे एक संख्या लिखी हुई है 30%। जो यूरिया खाद हम प्रयोग करते हैं खेतों के अंदर, इस यूरिया खाद की पौधे की अवशोषण करने की क्षमता या पौधे की अवशोषण करने का भाग, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं, वो 30 से 40% होती है। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम 100 केजी खाद खेत में डालें तो करीब 30 केजी खाद पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी का बच्चा 70 केजी खाद आपके वातावरण में जाता है। अब वातावरण में खाद क्या करता है? वातावरण में जब ये जाता है तो ये वायु प्रदूषण करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ये एक बहुत ही नुकसानदायी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका उत्सर्जन करता है। ये नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ये हमारे धरती को गर्म करती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना बोलते हैं। इससे अमोनिया का उत्सर्जन भी होता है, अमोनिया गैस का उत्सर्जन होता है, जो भी हमारे वायु प्रदूषण करता है। आप देख रहे होंगे कि जब जब वायु प्रदूषण के आंकड़े आते हैं, उसके अंदर इस तरीके के आंकड़े आते हैं कि PM1 कितना है, PM2 कितना है, नॉक्स कितना है। अब जो नॉक्स है वो नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन जो खादों के द्वारा जो और जो वातावरण में जाता है, उसकी मात्रा 70% से अधिक होती है। दूसरा, जो खाद जो हवा में नहीं गया वो आपके मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में समय के साथ ये जब हम पानी देते हैं या बारिश का मौसम होता है, उसके साथ ये जमीन में नीचे जा करके ये हमारे पानी का जो तल होता है वहां तक भी पहुंच सकता है, जिसे नाइट्रेट लीचिंग कहते हैं, और ये पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। ये बहुत सारे राज्यों में भारत में अभी समस्या है जहां पर पीने के पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है। उसका एक कारण नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। दूसरा, जब हम यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं और जब ये जमीन के अंदर रहता है तो ये मिट्टी की जमीन के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि उसकी मिट्टी को ये अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। आप रिलेट कर सकते हैं इसको अपने शरीर में होने वाली एसिडिटी से। जब हमें शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो हम कोई अन्य भोजन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जमीन की मिट्टी में एसिडिटी हो जाती है तो दूसरे अन्य तत्व जो लेने होते हैं पौधे को, जो मैंने आपको पहले एक स्लाइड में दिखाए थे, वो भी पौधा नहीं ले पाता, क्योंकि जमीन से पौधा जिन भी तत्वों को लेता है ये पीएच पर, ये ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर, मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर करते हैं और उसके पीएच पर निर्भर करते हैं। ये मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या भी कम कर देता है जब इसकी मिट्टी की पीएच बदल जाती है। और ये सूक्ष्म जीव बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है। आपने दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर कुछ गांठें देखी होगी, उन गांठों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य जीवाणु जैसे कि केंचुआ, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, उनके भी जीवन चक्र को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से मैं इस स्लाइड में आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों कि यूरिया का अधिक प्रयोग करने से ये हमारे वातावरण को बहुत नुकसान करता है। अब हम यदि भविष्य की बात करें, कुछ फोटो आपको नीचे दिख रहे होंगे कि भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर 1977 में हम लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन मिला, हम लोगों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया कई सारी फसलों के उत्पादन में, लेकिन आने वाले समय में हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी
और दूसरा फोटो मैंने खेतों के साथ एक शहर को दिखते हुए लगाया है। वो इसलिए लगाया कि जहां पर हमारे खेत थे वहां पर शहर बसने शुरू हो गए। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हमको कम जमीन पर अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। और आपने ग्राफ में देखा होगा कि हम खादों का तो और प्रयोग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हमें तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हम कम जमीन पर, सीमित संसाधनों पर, सीमित पानी में अधिक फसल का उत्पादन कर सके। फसल की इनपुट की लागत कम हो, फसल की उत्पादन बढ़े, रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो, मिट्टी, हवा, पानी, वातावरण के स्वास्थ्य में सुधार हो और उपज के पोषण की गुणवत्ता हो। आप लोगों ने अक्सर घरों में ऐसी बातें करते सुना होगा या आपस में बातें की होगी कि आजकल तो आलू का वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा, या आजकल गाजर का, मटर का वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा, पालक का वो वाला स्वाद नहीं रहा। तो इन सब के अंदर एक पोषण की गुणवत्ता होती है, चाहे उसके अंदर एक पिगमेंट होता हो, चाहे उसके अंदर प्रोटीन होता हो, कार्बोहाइड्रेट होता हो, या कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता हो, उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट आपको वो नहीं मिल पाता। तो हमें भविष्य में ऐसी चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा जो बढ़ती हुई जनसंख्या को धान, भोजन प्राप्त करवा सके, और हमारी जो दूसरी आवश्यकताएं हैं और हमारे संसाधन जो कम होते जा रहे हैं, जैसे पहले पानी, मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था तो पानी 100-200 फीट पर राजस्थान में मिल जाता था, आज 800-1000 फीट पर मिलता है। तो इस तरीके से जो संसाधन कम हो रहे हैं, उन कम संसाधनों में अधिक उत्पादन को कैसे करें, इसको लेकर आपकी अपनी संस्था इफ्को भी सतर्क है। और इफ्को ने एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित किया है जिसका नाम है इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इस संस्थान में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे चेहरों को आप जान रहे होंगे इसके अंदर, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि हैं, इफ्को के प्रबंध निदेशक, मार्केटिंग डायरेक्टर सर हैं। इन प्रतिनिधियों के द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया। इसके अंदर ऐसे अनुसंधान एवं विकास तकनीकों का विकास किया जाता है जिससे कि भविष्य में आने वाली कृषि के चैलेंजेस, कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उत्पादों का विकास कर सकें और विकसित कर सकें। अब नैनो बायोटेक्नोलॉजी, आपने बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत सुना होगा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी का नाम सुना होगा। आपके मन में सवाल आता होगा, ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनोमीटर क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ऐसे अणुओं, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। किसान भाइयों, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। आप कुछ संरचनाएं आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए, एक पल के लिए मैं आपको सोचने के लिए कहता हूं कि आप सोचिए ये क्या संरचनाएं हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि कुछ 100,000 नैनोमीटर की है, कुछ 68 नैनोमीटर की है, कुछ 32 नैनोमीटर की है। आप सोच रहे होंगे कि पहली संरचना के अंदर कोई लोहे का सरिया है? ये, जबकि ऐसा नहीं है। ये छवियां, ये चित्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि ये जो चित्र है, वो चित्र, पहला चित्र मानव के सिर का बाल है, दूसरा कोरोना वायरस है जिससे हम सभी प्रभावित हैं आज के समय में, और तीसरा इफ्को के द्वारा विकसित नैनो यूरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं और नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से किन किन चीजों का हल निकाला जा सकता है। इस चित्र को बताने का महज उद्देश्य यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल किस प्रकार से दिखते हैं। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए एक सूक्ष्मदर्शी, एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं।
अब आप कहेंगे कि इस नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है, नैनो पार्टिकल में ऐसी क्या खास बात है? नैनो स्केल कण, जब हम किसी संरचना को नैनो कण में बना देते हैं तो उसका सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप 3 चित्र देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देखेंगे कि एक ईंट मान लीजिए आप इसको, एक ईंट है आपके पास 1 बाई 1 सेंटीमीटर घन आकार की, इसका सतही क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर। अब मैं इस 1 सेंटीमीटर की घन आकार की ईंट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मिलीमीटर के घन आकार में तोड़ देता हूं तो इसका सतही क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसी को मैं यदि 1 बाई 1 नैनोमीटर घन आकार में तोड़ देता हूं तो इसका जो सतही क्षेत्रफल है कितना हो जाता है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम नैनो स्केल कण बनाते हैं तो इनका कुल सतही क्षेत्रफल अपने वृहद आकार के कणों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि ये नैनो यूरिया किस प्रकार प्रभावी है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक तरफ कुछ यूरिया के दाने हैं और दूसरी तरफ नैनो यूरिया के कण हैं जो नैनो पार्टिकल के रूप में आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की इमेज दिख रही है। क्योंकि हम इनको आंखों से नहीं देख पाते इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज लगाई। किसान भाइयों, एक कण यूरिया का जनरली 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर आकार का होता है और दूसरी तरफ नैनो यूरिया का एक कण करीब 32 नैनोमीटर का होता है। यदि हम इनके सतही के क्षेत्रफल की बात करें तो 10,000 गुना अधिक है। अब जब सतही क्षेत्रफल इतना अधिक है, सतही क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से इसकी अभिक्रिया भी अधिक है। अब यदि मैं इनको पार्टिकल के रूप में देखूं, यदि अणुओं की संख्या को मैं बराबरी करके देखूं तो एक यूरिया का पार्टिकल, एक यूरिया का कण 55,000 से अधिक नैनो यूरिया के कण बराबर है भार के रूप में, प्रभाव के रूप में। अब इनके प्रभाव की बात करते हैं। नैनो यूरिया इफ्को ने एक कॉन्सेप्ट के साथ लाया है जिसका नाम है कम लागत में अधिक लाभ कैसे लें और वातावरण को कैसे फायदा पहुंचाएं और किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ। इसके कुछ गुण हैं जैसे कि पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम मात्रा में इसकी आवश्यकता हो, इससे अधिक उत्पादन बढ़े, आर्थिक रूप से सस्ता हो क्योंकि किसान, यदि कोई हम ऐसी तकनीक बना दें जिसको किसान खरीद नहीं पाए तो उस तकनीक का किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उसको खरीद ही नहीं पाएगा। लेकिन इफ्को किसानों की अपनी संस्था है, इसलिए हमेशा आधुनिक तकनीकों का विकास ऐसे रूप में बनाता है जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से आसानी से उपलब्ध हो और भारत का किसान विज्ञान की अति आधुनिक तकनीकों को एक सस्ते रूप में, एक आर्थिक रूप से सस्ते रूप में प्राप्त कर सके और ऐसा खाद जो मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो और ऐसा खाद जो वनस्पतियों और जीवों के लिए विषैला नहीं हो। नैनो यूरिया की एक बोतल का असर यूरिया के एक बैग के बराबर होता है। अब कैसे होता है मैं इसकी बात आगे करूंगा। और इससे खेत में आज जो आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, इससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में करीब 50% तक की कमी संभव है। यदि आपने प्रधानमंत्री जी को भी लाल किले की प्राचीर से भी बात करते हुए सुना होगा और किसानों के साथ बात करते हुए भी प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, जहां उन्होंने ये बात कही कि क्या हम खेत में यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं, और उनका भी यही कहना था कि इससे हमारी मातृभूमि खराब हो रही है और उनका इशारा भी उसी तरफ था कि इससे हवा में प्रदूषण होता है, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी होती है, इससे पानी में प्रदूषण बढ़ता है, इससे पौधे के जो उत्पाद की गुणवत्ता है
उतनी गुणवत्ता नहीं होती है अधिक खाद प्रयोग करने से, इसलिए हमें यूरिया के प्रयोग को कम करना चाहिए। किसान भाइयों, जो ये नैनो यूरिया का जो उत्पाद है, इसको पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है। पौधों की पत्तियों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं, पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करने से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरफ एक किसान खेत में अपने बैकपैक स्प्रेयर से स्प्रे कर रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक ड्रोन से भी स्प्रे किया जा सकता है। तो नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने के लिए बनाया गया है, और जब इसको पौधों की पत्तियों के ऊपर 2 बार स्प्रे करते हैं फसल चक्र के अंदर, तो फसल का उत्पादन बढ़ता है। जब हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं, उस समय हम 50% तक यूरिया की कमी कर सकते हैं, और नैनो यूरिया के 2 स्प्रे करने से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है और वातावरण को भी फायदा होता है। जब हम पौधों की पत्तियों के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं, तो पौधे की पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले कुछ छिद्र इन नैनो यूरिया के कणों को बहुत आसानी से अपटेक कर लेते हैं। नैनो यूरिया के जो कण हैं, वह पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत प्रवाह, विद्युत पार्टिकल की तरह पॉजिटिवली चार्ज रहता है इसका सरफेस, और हमारे पौधे की पत्ती है, इसका सरफेस नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्ती इसको आसानी से ग्रहण कर लेती है और ये पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पौधे की कोशिका है। ये पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और पौधे को पूर्ण रूप से ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को, जो हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि ये भारत में निर्मित है, किसानों की अपनी संस्था के द्वारा निर्मित है, आपकी अपनी संस्था इफ्को के द्वारा निर्मित है। ये भारत में परीक्षणित है और ये दुनिया में पहली बार है। आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यूरिया है, सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने, हेबर एंड बोस ने डिस्कवर किया था, उन्होंने खोजा था, और ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और वहां से भारत ने इस तकनीक को लिया था जिससे हम आज यूरिया बना रहे हैं। लेकिन ये देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आज हम देश के लिए, देश के अंदर और किसानों की अपनी संस्था ने एक ऐसा विकल्प बनाया है जिससे हम रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आप भारत का एक नक्शा देख रहे होंगे इस स्लाइड के ऊपर, और कुछ नंबर देख रहे होंगे जिसमें राजस्थान के भी कुछ नंबर हैं जहां के किसान आज इसमें जुड़े हुए हैं, और अन्य राज्यों में भी, भारत के सभी राज्यों के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। और जो नंबर आपको दिख रहे हैं, उन खेतों के अंदर, उन संख्याओं में इसका परीक्षण किया गया, उतने केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। ओवरऑल किसान भाइयों, इसको 94 फसलों पर और किसानों के 11,000 से अधिक खेतों पर, जिसके अंदर 20 से अधिक हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर परीक्षण किया है। मैं आदरणीय वाइस चांसलर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी, इनके विश्वविद्यालय ने भी इसका परीक्षण किया है। किसान भाइयों, आपके ही खेतों पर या आपके आसपास के किसी किसानों के खेतों में भी इसका परीक्षण हुआ है, और आपने देखा होगा जब हम पूरे भारत के परीक्षणों का एक औसत निकालते हैं तो औसत रूप से फसल के उत्पादकता में 8% की वृद्धि प्राप्त हुई। और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि खेतों में यूरिया और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 50% की कमी संभव हुई। तो इस प्रकार के नैनो यूरिया को पूरे भारत के में विभिन्न प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया गया और ये देखा कि किस तरीके से ये फायदेमंद है। कुछ चलचित्र आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि विभिन्न राज्यों के भारत के किसानों ने इसका परीक्षण किया, विभिन्न प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों ने परीक्षण किया, शोध छात्रों ने, शोध वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर्स ने इसका परीक्षण किया
और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया और पाया कि यह फसल उत्पादन को देखता है। एक इसका परीक्षण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हरियाणा के रेवाड़ी में इसका परीक्षण किया गया और कुछ ऐसे और भी परीक्षण किए गए जहां पर इस खाद को ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्रों में या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ग्रीन हाउस जैसे खेतों में वहां पर इसका परीक्षण किया गया और ये पाया कि इस खाद को ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस के साथ भी यदि हम प्रयोग करें तो फसल उत्पादन में करीब 12% से अधिक की वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हैं, इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यदि सरसों की मैं बात करूं तो सरसों के अंदर इसमें तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है। तो किसान भाइयों, इफ्को का नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उर्वरक है। ये पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। जैसा मैंने बताया पहले, ये प्रयोग करने में आसान है। पानी के साथ मिलाकर पौधों की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसको भारत के वैज्ञानिक संस्थानों ने इसका परीक्षण किया है और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अनुमोदित है और ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो उर्वरक उत्पाद है। नैनो उत्पादों का मूल्यांकन, इन नैनो उत्पादों का जो मूल्यांकन किया है इफ्को ने, इफ्को इसके अलावा दूसरे भी नैनो उत्पादों का परीक्षण कर रही है और जैसे कि नैनो जिंक, नैनो कॉपर आपने देखा होगा। इन उत्पादों का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना में किया गया और इन उत्पादों को लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाए, कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाए और वातावरण में शुद्धता को बढ़ावा दे। इसको विभिन्न प्रकार के परीक्षण होने के बाद भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, इसकी गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। किसी भी प्रकार के नैनो उत्पाद को भारत में प्रयोग करने से पहले एक विशेष प्रकार की गाइडलाइन के अनुसार इसको टेस्ट करना होता है। इफ्को ने इसका टेस्ट किया, भारत सरकार के अधिकारियों ने इसको देखा और भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया गैजेट पब्लिकेशन करके। ये भारत के गैजेट में पब्लिश्ड है, ये एफसीओ में इंक्लूडेड है, एफसीओ में अप्रूव्ड है। किसान भाइयों, एक और चीज मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। जो उत्पादन में फायदा मैंने आपको अभी तक दिखाया या किस प्रकार से ये सुरक्षित है, किस प्रकार से वातावरण को फायदा पहुंचाता है, लेकिन एक और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे खेतों में और आज भी हम सबके खेतों में हम खाद को, यदि यूरिया का एक खाद 45 केजी का होता है, इस तरीके के खाद के बैग को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता होती है। इनको भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गोदाम की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमने एक बैग यूरिया की ताकत, एक बैग यूरिया के जो बराबर जो एफिशिएंसी आती है, उसको यदि हमने एक बोतल में, जैसा मैंने नैनो यूरिया का बताया जो आधा लीटर की बोतल है, उसमें कर देते हैं तो उसको हम हमारी जेब में भी ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये भंडारण में भी सहायता करती है, आसान है और इसका परिवहन भी आसान है, इसको हम जेब में भी ले जा सकते हैं। और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय इफ्को ने ये निर्णय लिया है कि इसको आपको यूरिया से भी कम दाम में मिलेगी, तो फायदा पहुंचाएगी फसल उत्पादन में, लाने ले जाने में आसानी है, खेत में रखने में आसानी है। आप यूरिया के बैग को 6 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा रखते हैं तो वो उसमें कुछ गांठें बन जाती। नैनो यूरिया को आप 2 साल तक रख सकते हैं। नैनो यूरिया की बोतल का असर 1 यूरिया बैग के बराबर है और आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर यूएस अवस्थी जी, जिन्होंने जो मैं किसानों का परम मित्र उनको कहता हूं, उन्होंने पहले कृषि में क्रांति और
भारत को खाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए और सफलतम प्रयासों से देश कृषि में आत्मनिर्भर हो, उसमें अपना योगदान दिया। अब उन्होंने नैनो तकनीक की सहायता से, जिससे वातावरण भी सस्टेनेबल रहे और फसल की उत्पादन भी बढ़े और ऐसी तकनीकों का विकास हो जो विकसित देशों में भी अभी तक प्रयासरत हैं, ऐसी तकनीकों का विकास भारत के किसानों का उसका फायदा मिले, उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी। मैं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आप सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि जब भी आपको मौका मिले, इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आप पधारें। आपका हार्दिक स्वागत है और विभिन्न प्रकार की तकनीकों को और विकास के बारे में आप जानें। इसके साथ ही मैं इफ्को के सभी ऐसे किसान भाइयों जो इफ्को से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव संगठन से जुड़े हुए हैं एवं समस्त किसान भाइयों, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्य के किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे उत्पाद नैनो यूरिया का परीक्षण किया। मैं सभी संस्थानों के अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने परीक्षण किया और मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय और हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर और एंटायर मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी हमारा गाइडेंस किया, जिससे कि हम इसको परीक्षण रूप में कर पाए। इसी के साथ मैं मेरी वार्तालाप को खत्म करता हूं और आपका कोई सवाल हो तो मैं पुनः लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं माननीय चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब एवं मार्केटिंग डायरेक्टर सर का मैं थैंक यू करता हूं एंड इफ्को के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया किसानों से बात करने के लिए। एपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। धन्यवाद सर। सर, आपने किसान भाइयों को नैनो यूरिया के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। निश्चित ही किसान भाई नैनो यूरिया का उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त करेंगे तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता देंगे। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने इफ्को के विपणन निदेशक परम आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार सर को से आगाह करता हूं कि अपने आशीष वचन से हमें अनुग्रहित करें। विपणन निदेशक साहब। धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह। मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए आया था। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं इतने विद्वान, और डॉक्टर संधू साहब जैसा कृषि वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षमता से युक्त व्यक्ति, जो एक पद इनका आप लोग भूल गए, ये देश के कृषि आयुक्त भी रहे, एग्रीकल्चर कमिश्नर भी रहे बहुत दिनों तक, और एक ऐसे विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर आलिया हमारे साथ में हैं। इनसे मैं सीखता हूँ, नैनो के बारे में पूछता हूँ, तो ये भी गुरु ही हुए मेरे। तो और राजस्थान का आज कार्यक्रम है, तो राजस्थान की एक अलग ही परंपरा है और उस परंपरा इतनी जीवंत है, इतनी ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। तो उस परंपरा के पोषक हमारे सम्मानित किसान भाइयों और हमारे सहयोगी साथियों। अब आपने कुछ कहा है तो मैं कुछ तो बोलूंगा। देखिए, जो नैनो का ये एक काम शुरू किया इफ्को ने, ये लगभग 4 साल से शुरू है और डॉक्टर आलिया ने इसमें बहुत निसंदेह मेहनत की। और एक जो आज जो अचीवमेंट हम देख रहे हैं, ये अचीवमेंट अब खेत तक पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। जून के महीने से हमारा प्लांट शुरू होगा, किसान भाइयों, शुरू हो जाएगा संयंत्र, और वो संयंत्र राजस्थान के सबसे नजदीक है। कलोल में से राजस्थान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और जहां तक अगर देखा जाए, जो इसका प्रमुख कारण है इस शोध का, जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के दिमाग में आया और डॉक्टर आलिया इस पे पहले से ही काम कर रहे थे, वो ये था कि यूरिया का प्रयोग अगर सही रूप से, संतुलित रूप से, सही मात्रा में किया जाए, तो डॉक्टर आलिया ने जैसा बताया कि इसमें बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनकी की पूर्ति करता है। लेकिन हुआ क्या, यूरिया आज की तारीख में देखा जाए तो नमक से भी सस्ता है।
नमक खरीदने जाओ तो 12 रुपए 15 रुपए का 1 किलो मिलता है, यूरिया का दाम 6 रुपए किलो। यूरिया के ऐसा खाद है जिसका प्रभाव किसान को तुरंत दिखाई पड़ता है। तुरंत दिखाई पड़ने से और प्रभाव कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है, खेत हरा होने लगता है, बढ़वार अच्छी होने लगती है, किसान खुश होने लगता है। कुछ ऐसी कारण रहे, धीरे धीरे करके यूरिया का प्रयोग बढ़ता चला गया। आज जहाँ के किसान के सामने हम बैठे हुए हैं, वहां भी यूरिया का प्रयोग आवश्यकता से अधिक होता है। हम पूरे राजस्थान की बात नहीं करते, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में यूरिया का प्रयोग अधिक होता है। हम किस आधार पे बात कह रहे हैं कि जो हमारी खाद बिकती है राजस्थान में, उसका अनुपात अगर देखा जाए तो अनुपात बहुत ही गड़बड़ है। यूरिया का प्रयोग अधिक है, दूसरे जो संतुलित जिनको डीएपी एनपीके का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम है। आपके पड़ोस के कुछ राज्य और देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा क्षेत्रफल है देश पे जहां यूरिया का प्रयोग अंधाधुंध शुरू हुआ, और उसकी कितनी हानियां हैं किसान भाइयों से ज्यादा कोई नहीं जानता। फसल की बढ़वार ज्यादा हो जाती है, दाने पतले हो जाते हैं, फसल देर से पकती है, कीड़े मकोड़े अधिक लगते हैं, बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी प्रभावित हो जाती है यूरिया ज्यादा डालने से। उससे अगर यूरिया सही मात्रा में, सही समय पे, सही ढंग से डाला जाए, जितनी मात्रा में डालना चाहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं पाते। वहीं से इसकी एक आवश्यकता प्रतीत हुई। और चूंकि हम लोग एक्सटेंशन वर्कर भी हैं, डॉक्टर आलिया तो कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैब में रहे, ये इनको भी हमने देखा खेत पे जाते हुए। अमेरिका में भी मैं गया था इनसे मिलने, वहां वाशिंगटन भी, तो इन्होंने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन जाके दिखाया। तो ये कि कृषि वैज्ञानिक कम एक्सटेंशन वर्कर भी हैं, तो मैंने इनको उस रूप में भी देखा है। लेकिन हम लोग तो शुद्ध एक्सटेंशन वर्कर हैं जिनको ज्ञान तकनीकी बहुत कम होता है। जो कुछ ज्ञान अर्जित होता है उसको हम द्विगुणित करके किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो नैनो यूरिया का जो परिणाम है वो परिणाम बहुत ही अच्छा है। हम तो ये भी कहते हैं कि आधा ही नहीं, यूरिया के प्रयोग को समाप्त भी किया जा सकता है। अगर बेसल ड्रेसिंग में डीएपी या ग्रेड 2 का इस्तेमाल किया गया है जिसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन है, 18% या जो भी है 12%, तो आप यूरिया के प्रयोग को समाप्त भी कर सकते हो। लेकिन वो बात अभी हम नहीं करते। डॉक्टर आलिया जब हमारे यहाँ आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि 2 तरीके के प्रयोग होने चाहिए, एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आधा हो, एक ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरा करता हूं। तो दोनों प्रयोग हमने कराए थे, कलोल में कराए, और दोनों में ही उत्पादन घटा नहीं। जिसमें यूरिया बिल्कुल हमने नहीं डलवाया था वहां पे 0.8% तब भी ज्यादा हुआ, मतलब बराबर हुआ, और जहां पे यूरिया का आधा किया था वहां पे उत्पादन बढ़ा हुआ मिला। पूरे देश के जो क्षेत्र परीक्षण हुए किसान भाइयों के यहाँ पे, उसमें 8% के आसपास नैनो यूरिया के इस्तेमाल से यूरिया के प्रयोग के आधा करने पे लाभ हुआ, जैसा आपने बताया। लेकिन क्या आप ये अनुमान कर सकते हो कि कितनी और चीजें हमारी बची, कितना हमारा प्राकृतिक संसाधन हमने बचाया, कितना हमने किसानों को प्रदूषण से, पेयजल के प्रदूषण से बचाया, वायुमंडल के प्रदूषण से बचाया, भूमि जनित प्रदूषणों से बचाया। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ जिसको हम जोड़ते ही नहीं, खाली आर्थिक रूप से उसकी गणना करते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण गणना की जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में यूरिया का कितना 70% तक रोल है, तो वहां पे कितना कम हुआ, उसको अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ये प्रयास है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन की बढ़ोतरी, और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों की आर्थिक आमदनी भी अधिक होने का मार्ग प्रशस्त होता है। अभी जिस प्रयोग की डॉक्टर आलिया चर्चा कर रहे थे उसको मैं अपने ढंग से परिभाषित करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रयोग राजस्थान राज्य के भी किसान करें। बहुत जागरूक किसान हैं और बहुत जल्दी समझते भी हैं, बहुत सच्चे लोग हैं, भोले भाले हैं, वो कर सकते हैं। अगर रेवाड़ी के किसान कर सकते हैं तो यहाँ के क्यों नहीं कर सकते।
और वो फसलें भी दोनों आपके यहाँ होती हैं जो रेवाड़ी में किसान का प्रयोग हुआ। डॉक्टर अनिल यादव है वहाँ रेवाड़ी का केवीके का इंचार्ज, उसने परंपरागत कृषि विकास योजना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें 50-50 एकड़ के 2 क्लस्टर बनाए, और वो क्लस्टर था एक गेहूं का और एक था मस्टर्ड का। उसने ये निर्णय किया कि हमें खाद नहीं डालनी। संधू साहब बड़ा मजेदार ट्रायल है वो, आप कभी आओ तो आपको दिखाएंगे दिल्ली। कहने में खाद नहीं डालनी, डाला क्या उसने, 2.5 टन FIM, सड़ी गोबर की खाद 2.5 टन। एक ट्राली जो सकती है 30 कुंटल से 40 कुंटल आता है उसमें, तो 25 कुंटल 2.5 टन डाला 1 एकड़ में। NPK कंसोर्टिया से उसने भूमि शोधन भी किया और बीज शोधन भी किया। एक हमारा दूसरा उत्पाद है जिसको हम सागरिका ग्रेन्यूल कहते हैं, वो सीवीड एक्सट्रैक्ट जो 1 एकड़ के लिए 331 ग्राम चाहिए होता है, उसके साथ साथ 4 और पोषक तत्व देता है, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान। जिप्सम बेस है, उसमें हम 0.5% जिंक और 0.25% बोरान अलग से उसमें डालते हैं। उसको डाला और 3 स्प्रे किए उसने नैनो यूरिया के, और कुछ प्लाट में उसने सागरिका का भी मिश्रण किया है जो लिक्विड में आता है। न तो कोई खाद डाली है न कुछ डाला है, खेत में कोई रोग भी नहीं लगा है, कोई कीड़े भी नहीं लगे हैं, और बिल्कुल उत्पादन निरापद रहा है। अब सर ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो कंट्रोल था जिसमें रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस से सारी चीजें पड़ी हुई थी, उससे उत्पादन भी उसका ज्यादा हुआ। गेहूं का उत्पादन उसका 53 कुंटल का आया, जबकि कंट्रोल प्लाट का उत्पादन 50 कुंटल के आसपास था। खास बात यह हुई गेहूं की जो चमक थी, जो उसका दाना था, जो उसमें पोषक तत्व थे, उनके परीक्षण कराया गया, सब ज्यादा थे, और वो उन लोगों को 1,000 रुपए कुंटल तक गेहूं का दाम अधिक मिला। अभी सरसों का रालिया साहब एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत सही एग्जाम्पल है। ऑयल कंटेंट ज्यादा था क्योंकि हरियाणा में मंडियों में एसेइंग की फैसिलिटी है, वहां पे ऑयल कंटेंट चेक कराया तो ज्यादा मिला। 38% के करीब आया फ्रेश हार्वेस्टेड मस्टर्ड का, जो कि निश्चित रूप से सामान्य मस्टर्ड जो हार्वेस्ट की जाती है उस समय अगर तेल निकाला जाए तो उससे बहुत अधिक है। सूखने के बाद तो थोड़ा तेल बढ़ जाएगा, लेकिन एकदम काटने के बाद लाओ और फिर निकालो तो 38% आना थोड़ा मुश्किल है। तो 500 रुपए कुंटल उसको दाम अधिक मिला। तो अब ये मैं चाहता हूं कि इस तरीके का रेवाड़ी का जो प्रयोग किया गया ये पूरे देश में रेप्लिकेट हो। एस्पेक्ट है उससे जो कहेंगे भाई ये बड़ा सर नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ सर। तो मैं ये कह रहा था कि उस वैज्ञानिक होने के नाते जब हम नैनो यूरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि भाई एक तरफ तो यूरिया का एक बैग डालते हो जिसमें 22 किलो नाइट्रोजन होता है, आप 4% का नैनो यूरिया की एक बोतल है, इसमें आधा लीटर डालोगे तो ये कैसे नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करेगा। अब राइलिया साहब ने तमाम थ्योरी बताई कि वॉल्यूम वर्सेस सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज और सब चीजें बताएंगे, लेकिन फिर भी किसान को विश्वास नहीं आता शुरुआत में, लेकिन फिर विश्वास आया
जब वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और विज्ञान की भाषा पे इसको तौल के देखा गया तो लोगों ने बिल्कुल सिद्ध हुआ कि आधा रिप्लेस होता। अभी भी कई वैज्ञानिक हैं देश में जो इसके आलोचक भी हैं। आलोचना से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, मैं कभी नहीं बुरा मानता। जिसकी जितनी आलोचना होगी और वो अगर आलोचना को सकारात्मक दृष्टि से लेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रगति होगी, ऐसा भी मेरा मानना है। तो उस सकारात्मक आलोचना को भी मैं हमेशा सिर माथे रखता हूं। और ये हम लोगों ने सिद्ध किया है कि जो अभी 2 प्रोडक्ट अभी एफसीओ में नहीं है, उनको भी जब एफसीओ में आएंगे तो उनसे बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जब जिंक का प्रयोग किया गया है या जिंक का अलग से भी प्रयोग किया गया है, जो नैनो जिंक हमने बनाया है, बहुत ही लाभकारी है, प्रत्येक दृष्टि से लाभकारी है। अभी एक वैसे तो सीरीज में किसानों के खेत पे परीक्षित किए गए तमाम सी सक्सेस स्टोरी हैं, कुछ राजस्थान की भी हैं। कश्मीर में हमने करा दिया है। कश्मीर में सेव के बहुत बड़े बागान हैं, वहां पे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मेंबर भी हैं। ऐसे किसान ने नैनो यूरिया का स्प्रे किया सेव के ऊपर एपिल आर्चर्ड में। तो एपिल आर्चर्ड में जब उसका परीक्षण किया गया तो जिन पौधों में उसका जिन क्षेत्र में परीक्षण किया गया था उसका एपिल का जो साइज है, लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ा, फर्मनेस बढ़ी, शुगर कंटेंट बढ़ा, एसिड कंटेंट कम हुआ। तो प्रत्येक दृष्टि से गुणात्मक रूप से फसल में सुधार हुआ। तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है और हमें चाहते हैं कि इस तरीके के प्रयोग राजस्थान राज्य में अधिक से अधिक संख्या में लोग करें। एपी शायद सर का कुछ नेटवर्क का इशू है। जी सरकार लग रहा है नेटवर्क कट गया है। तो साथियों में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अपने विपणन निदेशक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज जो किसानों के लिए इतनी लाभप्रद जानकारी दी जिससे वो कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके द्वारा बताए गए नवाचारों से सभी किसान भाई हमारे लाभान्वित होंगे। महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जीत सिंह संधू साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी वार्ता प्रारंभ करें, अपने आशीष वचन से हमें अनुग्रहित करें। लेकिन हम आज सर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमें कि इतने बड़े कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि ज्ञाता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका सर पुनः एक बार इफ्को परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर आपसे अनुग्रह है कि आप अपना आशीष वचन हमें दें सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी आप कंटिन्यू करेंगे क्या? हम तो आपको सुनेंगे सर। ओके कोई बात ओके, नहीं, थैंक यू थैंक यू ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर एपी सिंह एंड योगेंद्र कुमार जी फ्रॉम आपके हेडक्वार्टर से और आपके राजस्थान के बाकी जो आपके जो डिफरेंट पदों पर काम कर रहे हैं इफ्को के प्रमोशन के लिए। और हमारे साइंटिस्ट भाई डॉक्टर रमेश रालिया जी का प्रेजेंटेशन सुना, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन था। आई कम्प्लीमेंट टू हिम टू प्रिपेयरिंग ए नाइस प्रेजेंटेशन। और जैसा मुझे पता लगा है कि बहुत सारे किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का इस प्रोग्राम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में
और मुझे ये एक मौका मिला कि आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां जो हम उत्सव मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, रियली ये हम 75 सालों के बारे में बात करेंगे तो बहुत अमृत उसमें से निकल के आएगा। कहाँ थे हम, कहाँ पहुँचे। और डेफिनेटली हर संस्थान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, चाहे भले ही आज हम कोविड से पीड़ित हैं और इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि का है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, जो टेक्नोलॉजी ने, और जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, जिनका योगदान उसमें जितना सराहा जाए उतना कम है। सर्वप्रथम I congratulate to the IFCO team for bringing this nano urea. I think this is a game changing molecule आप ले आ रहे हैं, जैसा मैंने इसमें पढ़ा है, और जहाँ आपने जितने लार्ज स्केल पर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, 11,000 एक्सपेरिमेंट करना और उनके ऊपर आपने किसी चीज को लेके आ रहे हैं, रियली इट इज रिमार्केबल। एंड और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एग्री की और इस चीज को आप आगे लेके आए। डेफिनेटली अगर हम 1950 से जहाँ आज तक की बात करते हैं, तो कहाँ हम 36 करोड़ लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे थे, और आज हम 303 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, 325 मिलियन टन जो है हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो हमारी फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उस दिशा में तो हमने पूर्णतः अपना जो है हासिल कर ली है। और दूसरा जो लक्ष्य जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, उस तरफ अब इंडिया बढ़ रहा है, चाहे वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं, चाहे दूसरे हमारे संसाधनों से हम कर रहे हैं। डेफिनेटली जब से और इसमें अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो उसमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट आते हैं। एक तो हाई यील्डिंग वैरायटीज हमारी मिड 60 में आई, चाहे वो राइस की थी, चाहे वो गेहूं की थी, और उसके साथ में एक इरिगेशन एक का बड़ा कंपोनेंट था, और थर्ड कंपोनेंट था जो एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में जो केमिकल फर्टिलाइजर था, उसका अपना एक का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी वो उसको रिस्पॉन्सिव थी। आप मैक्सिमम फर्टिलाइजर का पहले जो हमारी वैरायटी थी, इतना फर्टिलाइजर ले ही नहीं पाती थी, वो लॉन्च कर जाती थी और उनका प्रोडक्शन नहीं आता। डेफिनेटली उस का भरपूर उपयोग किया, और जहाँ पर जैसा कि हमारे डॉक्टर रमेश रलिया और जोगिंदर कुमार जी बात कर रहे थे, जो चीज़ हमें उपलब्ध हो जाती है तो धीरे धीरे उसका मिस यूज भी हम शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जैसा कि एज एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा, तो तब जो नाइट्रोजन का जो खाद का किसी भी फसल के आने से पहले जो एक कॉन्फ्रेंस होती थी कि हमारा फर्टिलाइजर का सिचुएशन क्या है, सबको मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ क्या है। दूसरी तरफ बहुत ही डिस्टॉर्टेड रेशो, पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन बेस जो हमारे फर्टिलाइजर है, उनका जितना मिस यूज हुआ, जहाँ उसको हमने एक्सेसिव यूज किया, उसका नतीजा तो हम जानते हैं कि जितना प्लांट लग्जूरियस होगा उतनी ज़्यादा डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट आएंगे उस तरफ। फिर हम एग्रोकेमिकल जो इंसेक्ट पेस्ट भी उस पर ज़्यादा स्प्रे किए, तो ये नतीजा हुआ कि हम प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन उस चीज़ की उपलब्धता को, और धीरे धीरे, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हमारी धरती माँ है, साइल है, उसकी हेल्थ को में जब हम उसमें से निकालते रहेंगे और आते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर रलिया ने बताया कि कितने न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए, धीरे धीरे उनका डेफिशिएंसी होने लगा। अगर एक का डेफिशिएंसी हुआ तो दूसरे का अब्जॉर्प्शन और उसका कम हो गया। हमारा जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम, वो उसका कम होती गई, और उसको मुझे लगता है कि सबसे जो बेस्ट वे जो आप नैनो यूरिया का जो कंसेप्ट आप लेकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है कि हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, बिकॉज उसका साइज इतना छोटा है
चाहे वो हम जड़ में दें, चाहे हम पत्तों में दें, तो प्लांट अब्जॉर्ब कर सकता है, उसको डायरेक्ट ले सकता है। और उसके क्या इफेक्ट है प्लांट में, वो है। दूसरा जो हमने जो एक ये 2014 में मोदी सरकार का आने के नीम कोटेड यूरिया जो शुरू किया, उसका मतलब यही था कि जो यूरिया का रिलीज है वो स्लो हो। और इसमें नैनो पार्टिकल में क्योंकि पॉलीमर कोटेड है, तो इसमें अपने आप उसका जो है स्लो रिलीज भी होगा और प्लांट को लंबे समय तक जो नाइट्रोजन की उपलब्धता होगी। तो ये चीजों को देखते हुए, और दूसरा बात जो हम यूरिया हमारे नाइट्रस ऑक्साइड हमारे वातावरण में हो गया, ग्रीन हाउस बन गए, वो क्लाइमेट चेंज में हम रोल अदा करती है। इस तरह से वो उसका जो इफेक्ट जो है हमारे टोटल जो है वातावरण को खराब करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, जैसे नैनो यूरिया का डॉक्टर रलिया बता रहे हैं कि एफिशिएंसी है, बेटर है, और हम 500 मिलीग्राम जो यूरिया का बॉटल है वो रिप्लेस करने जा रहे हैं एक 45 किलो के यूरिया के बैग, और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सब चीजें तो आपने बता दी, बहुत बढ़िया है। पर लेकिन उसके पीछे जो छिपा हुआ, जो हम उसका ट्रांसपोर्टेशन में कितना फ्यूल खर्च होता था, जो उतने इतना बैग जो बनते थे उसमें जूट बैग कितना लगता था, और उसमें और चीजें जो एसेसरीज थी वो कितनी लगती थी, और उसको ट्रांसपोर्टेशन में और फिर उस जगह पर पहुंचाना बहुत कमरसम हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कितनी देते हैं, 70,000 करोड़ की सब्सिडी होती है। अगर हमने इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, कम मात्रा में यूज करके हमने जो सब्सिडी पार्ट भी घटा दिया, और जो नया हम यूरिया बाहर से मंगाते हैं अगर उसकी मात्रा को भी हमने कम कर दिया, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज और ये दोनों चीजें मिलकर डेफिनेटली एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन होगा। और अपने लार्ज स्केल पर टेस्टिंग किया, और इसके बेनिफिट यील्ड वाइज भी है। मैं अभी लिटरेचर भी पढ़ रहा था, वो अभी देखना पड़ेगा कि जो नैनो फर्टिलाइजर के, वो कहते हैं कि अगर इसको लगाएंगे तो जो जर्मिनेशन है क्रॉप का वो भी जल्दी हो सकता है। अगर जर्मिनेशन है इनाच हो गया, और उसने तो टोटल लाइफ साइकिल की बात की है कि जो क्रॉप की साइकिल, जैसे गेहूं 140-50 दिन में पकता है, तो जो मेरे को एक पेपर में मिला कि भी 40 दिन उसका लाइफ साइकिल कम हो सकता है। तो 40 दिन में अगर क्रॉप को फील्ड में रखेंगे और उसमें होने वाले नुकसान, आंधी, बरसात, वो आने वाले, वो उसका तो अंदाज हम लगा ही नहीं सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर अगर ये वंडर केमिकल के रूप में अगर यूज हुआ, तो डेफिनेटली हम इससे इसका भरपूर जो फायदा उठा पाएंगे। और डेफिनेटली जो सबसे बड़ी बात आज के दिन चिंता है, जो क्लाइमेट चेंज की है, जहाँ वो पोल्यूशन की है, क्योंकि पोल्यूशन पे उसके साइड इफेक्ट हम बहुत सारे देख रहे हैं। बिल्कुल जो है हमारा वातावरण के प्रति जो है हम सारा कंसर्न उसी तरफ जा रहा है, उसको बचाना है। तो इस प्रकार जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात आज करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, आपने ड्रोन का फोटो दिखाया, डेफिनेटली टुमारो एग्रीकल्चर बिलोंग टू द ड्रोन, ऑल एप्लीकेशन एग्रोकेमिकल्स। आपको स्प्रे करना है, मैंने अपने यहाँ पर जॉबनेर में वो कंपनी से स्प्रे करा कर दिखाया, वंडरफुल। मैं तो उस दिन से कह रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी हमारे पास होना चाहिए, और इसके जो है एक्सपेरिमेंट करके उसको फाइन ट्यूनिंग करके, क्योंकि मुझे मेक्सिको में जाने का एक बार मौका मिला, तो मेक्सिको में आप भी वीट वाले जो संस्थान है वहाँ पर इंटरनेशनल वीट का और मेज का है, तो वहाँ देखने को मिला वहाँ पर कैसे जो है टोटल जो है मैकेनाइज और स्प्रिंग वगैरह होता है, तो आने वाला बिलोंग वाला टाइम स्विंग करता है। और इसी के साथ साथ जोगिंदर कुमार जी एक बात माने, जो पानी है वो इतना कम होने जा रहा है कि हमें इरिगेशन के लिए, जब ये 80% हम फ्रेश वाटर जो इरिगेशन में यूज कर रहे हैं वो आगे नहीं मिलने वाला है। तो कैसे हम इसको थ्रो जो माइक्रो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन के भी एक्सपेरिमेंट हुए होंगे आपके
और उसमें ये कैसे माइक्रो इरिगेशन में आप इसको उसके साथ ही पानी के साथ दे सकते हैं, क्या उसका रेशियो रहेगा, कैसे करेंगे, ये सारा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो हर स्टेट पर, हर जगह पर इवॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, वहाँ पर पैकेज एंड प्रैक्टिस इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, फार्मर को, हमारे किसान को अच्छी तरह समझ आता है कि अगर इतना पानी डालेंगे तो उसमें इतना डालेंगे, तो इस तरह से ये होगा। तो ये, और पता नहीं मुझे कि क्या वैसे तो यूरिया का इफेक्ट जो है, बर्निंग इफेक्ट भी हो जाता है क्रॉप पर, तो क्या ऐसे अगर क्रॉप में ज़्यादा कंसंट्रेशन में स्प्रे हो जाए तो क्रॉप बर्निंग का कहीं नुकसान ना हो जाए, उस तरीके को भी देखना है। और क्या हम इसको, क्योंकि हमारा जैसे सोइंग के टाइम पर भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, हम तो डीएपी से थ्रो दे रहे हैं, अगर जिंक और वो दूसरे अपने फर्टिलाइजर नैनो पार्टिकल आ गए तो बहुत बढ़िया है। तो क्या हम सीड ट्रीटमेंट करके भी इसको दे पाएंगे? ये सब चीजें मुझे लगता है कि किए होंगे, पर लेकिन ये सब चीजें एक विस्तृत अगर कोई पेपर या कुछ आ जाए तो उसको भी देखा जा सकता है। क्योंकि और धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में भी हम बढ़ रहे हैं, उसमें कैसे इसका यूज होना है। क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादा इफेक्ट आपको अगर माइक्रो इरिगेशन का देखा, वो भी हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में देखा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको यूज़ करने के लिए उस दिशा में भी बढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो सीए कहते हैं, सीए में भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्योंकि धान और डायरेक्ट सीडिंग, और हमारे गेहूं में भी डायरेक्ट जीरो टिल मशीन से होने लग गए। तो क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसे, या जैसे हम स्प्लिट नाइट्रोजन की स्प्लिट डोज आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या कितनी हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, जहाँ पानी के साथ देना पड़ेगा, ये टोटल पैकेज ही की मैं बात कर रहा था। उस दिशा में, क्योंकि आप केमिकल इज वंडरफुल और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और उससे पहले ये सब चीजें पूर्णतः डेवलप हो जानी चाहिए सभी स्टेट की, ताकि किसान जो है उसको विकसित कर पाए। और ये ना हो कि कम मात्रा में डालना है तो वो कहेगा यार इसको 2 डबल डाल लेता हूँ, इससे ज्यादा इफेक्ट होगा। ये भी हमारे दिमाग में भ्रांति रहती है। जरूर उसमें लिखिए कि अगर इससे ज्यादा डाला तो आपकी पत्तियां जल गई, आपका ये जल गया, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए बाकी चीज बात प्रोफेसर रलिया ने बहुत अच्छी बात से किया, अच्छे आपके साइंटिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में कॉस्ट का आपने बता ही दिया। अगर आप यूरिया से सस्ता देने जा रहे हैं 10%, जैसा कि एक आपका उस पर गूगल पर है, मैंने पढ़ा कि आप 10% कॉस्ट कम करने जा रहे हैं, तो नहीं, अच्छी बात है। 240 रुपए का देंगे सर। हाँ, 240 240 का रुपीज देंगे, वो वाला। 266 का पड़ता है, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा, तो वो भी अच्छी बात है। और इसकी कोई फॉर्मुलेशन एक ही होगी या अलग अलग होगी, जरा वो किस वो उस दिशा में भी जरा देख लीजिएगा आप। और वार्निंग और ये सब चीजें जो है, कैसे फार्मर को सावधान रखना पड़ेगा, स्टोरेज क्या है, कितनी देर तक स्टोरेज हम कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और इसको किस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं, किस में नहीं रख सकते। तो ये सब चीजें जो है, जब कोई चीज नहीं आती है उसी के साथ एज ए पैकेज के रूप में चलती हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं पुनः, क्योंकि आज आपने लोगों को मौका दिया, और क्योंकि योगेंद्र कुमार जी और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से आते हैं, मुझे वो भी खुशी है कि हम इनके वहाँ ऑफिस में मिलके आए और आज फिर मौका मिला। आप इकोनॉमिक्स के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इफको के लिए मेरी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अवस्थित साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीजिए। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर विद यू, यू कैन यूज और थैंक यू वेरी मच। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सर। किशन सिंह का एक लेटर आया, हमें एक छोटा प्रोजेक्ट को मिल गया है, शायद एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास भेजा हुआ है, तो उसको भी, क्योंकि मेरा काम तो मांगने का ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप तो हमेशा देने क्योंकि वाले हो सर। हाँ हाँ, तो विल हैव टू बी, क्योंकि जो अच्छी राइट चीज सर। टाइमली फार्मर के पास पहुंचे। और आज के दिन में बहुत चीजें हैं जो ये मसले बहुत हल करने वाला है आपका केमिकल। तो आई वंडर केमिकल के रूप में आप इनको आप संज्ञा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मेरे को इनवाइट थैंक यू किया सर। और
कुछ बातें आपसे साझी करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अभी धन्यवाद डॉक्टर सर। आलिया आप हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें कोई डेटोरेशन होगा। और ये 2 साल तक जो है यूज किया जा सकता है। 2 साल के बाद भी बहुत खराब नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क आता है 2 साल के बाद आना शुरू होता है। तो उसको भी फेंकना नहीं चाहिए, अगर बचा हुआ है तो थोड़ा डोज बढ़ा के यूज कर सकते हैं। जहां तक और बात आप बता रहे हो कि इसमें पानी की मात्रा ड्रोन से जो हमने स्प्रे कराया है तो उसमें बहुत कम लगती है, और खास तौर पे उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। उस खेत में 1 एकड़ में हमने करा के देखा था दिल्ली के पास में। जी जी। तो जो आप बता रहे थे, जब हमारी आपकी बात हुई थी कि ड्रोन से स्प्रे करने में एक तो मात्रा भी कम लगती है, नैनो यूरिया की मात्रा हो चाहे किसी भी चीज की मात्रा हो, वो भी 70% डोज दी थी हमने, और 10 लीटर पानी लगा था 1 एकड़ में उसने स्प्रे किया। फिर उस प्लाट को हमने विजिट भी किया था 15 दिन बाद, तो काफी अच्छा था। खास तौर पे एक उसमें अंतर दिखा कि उसमें पानी बरसा था, तो जिस खेत में नैनो नहीं पड़ा था, जहाँ यूरिया लोगों ने डाला हुआ था खूब, वो खेत सब गिरे हुए थे, और नैनो वाला जो हमारा खेत था वो सीधा खड़ा हुआ था। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। और जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में आप ट्रायल कर ही रहे हो और करेंगे, तो और आपके हाथ से जब कोई चीज होगी तो अच्छी होगी, और आपकी आंख से कोई चीज बचेगी भी नहीं। नहीं थैंक यू। तो, नहीं तो मेरे वी ख्याल हैव से टू, वो बिकॉज किसान हमारा किसान है, हमारे देश का किसान है, ना नहीं अभी केमिकल सर, और वेस्ट हो ना हमारा पैसा वेस्ट हो। आवश्यकता इस बात की है कि अभी जो हमने ये सागरिका बनाया और भी जो बायो पेस्टिसाइड बनाए हैं, वो सब CSMCRI और CSIR के इंस्टीट्यूट्स के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं पे हमने काम किया है। तो वो उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि सारे प्रोडक्ट, एक तो राजस्थान में कई चीज़ें सरकार की तरफ से कई बार बैन होती रहती हैं, कई बार फिर उसमें दिक्कत आनी शुरू होती, तो वो सब चीज़ें तो अपनी जगह बनी रहेंगी। फिलहाल हम लोग एक और सर अच्छा काम किया है हमने, जो किसान भाई सुन लें, जो किसान भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी इफ्को बाजार .in पे आप जाओ, जो भी प्रोडक्ट आपके चाहिए उनको सबको चयन करके आप बुक कर दो, आपके घर पहुंच जाएंगे अपने आप। कोई भाड़ा नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपके घर पहुंचेंगे। और अगर किसान भाइयों को दिक्कत होती है तो हम चाहें गांव में जो बेरोजगार युवक हैं, 1-2 ये जिम्मेदारी लें। ऐसे जो युवक हैं उनको हम 4% MRP पे कमीशन भी दे देते हैं, कि जैसे गांव गांव में इन सब चीजों का प्रचार हो, लोग डालना शुरू करें, नई टेक्नोलॉजी के उन्नतशील उत्पादों को डालेंगे, तो एक तो उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा आपके जो संरक्षण है, प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा, और आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। खाली इफ्को बाजार .in आप लॉगिन करोगे, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए खाद के अलावा, जिसमें अनुदान है सरकार का, वो हम नहीं बेचते उससे। जो अनुदान रहित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। चाहे किसी को किचन गार्डनिंग का चाहिए हो, चाहे कुछ चाहिए हो, सब कुछ मंगा सकता है। तो ये मुझे एक खबर आपको बतानी थी, एक सूचना देनी थी। और जितने हमारे विक्रेता भाई हैं, फुटकर विक्रेता, वो सारे प्रोडक्ट एक जगह नहीं रख सकते, 100-150 प्रोडक्ट हैं। तो जो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, किसान मांगता है, वो बुक कर दें, किसान के यहाँ भिजवा दें, किसान से पैसे ले लें, हम 4% MRP का उनको अलग से देंगे। इस तरीके से मैं चाहूँ कि कुछ, हमने अभी कई कृषि विश्वविद्यालयों से बात की, कई जगह और कृषि विज्ञान केंद्रों से बात होती रहती है। इस तरीके से अगर जो टेस्टेड इनपुट्स हैं, हमें नहीं कहते आप मेरे उसका प्रचार कर दो, लेकिन आपका भी काम है कि किसान भाइयों के उत्पादन बढ़े और वो उनको उन्नति हो। अगर आपको लगे कि नैनो यूरिया अच्छा है, सागरिक का प्रयोग अच्छा है, इनका बायो पेस्टिसाइड अच्छा है, बायो फर्टिलाइजर अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप जैसे वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है, जो इन चीज़ों को भी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे तो और अच्छा लाभ होगा। और आप लोगों के बदौलत ही, वैज्ञानिकों के आशीर्वाद से ही हम लोग जो कुछ कर पाए वो कर पाए। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है डॉक्टर संधू साहब, हमारा रोल थैंक कुछ यू। भी नहीं है। आप जैसे वैज्ञानिकों का ही रोल है, और अच्छा, उन्हीं की आशीर्वाद से ही हम लोग चंद्र आगे कुमार जी, कर एक रिक्वेस्ट पाएंगे। था, ये अगर आज का जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे से हम्म। शेयर कर लो, तो ताकि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कहीं कहीं पर मौका मिले तो फार्मर गैदरिंग में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए।
हाँ नहीं बिल्कुल शेयर करेंगे। मैं अभी डॉक्टर आलिया, आप है नहीं क्या अभी, किसी काम से है लगता? नहीं तो मैं जो है इसको शेयर करवा दूंगा। इसमें 2-3 कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे जो मैं देख रहा था प्रेजेंटेशन को, उसको थोड़ा ठीक करा के मैं इसको शेयर करा देता हूँ। नहीं, उसको थोड़ा सा फार्मर ओरिएंटेड सा बता दीजिए थोड़ा हाँ सा, वही, क्योंकि आपने खुद थोड़ा ही सा पकड़ लिया उसको। तो ठीक है। वैसे इज ए गुड फॉर आल्सो साइंटिस्ट के लिए समझने के लिए तो अच्छा है ना? राइट राइट। ठीक तो है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर संधू साहब ने आज बहुत ही उपयोगी बातें की और सर ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है कि उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे और नैनो यूरिया के उपयोग से निश्चित ही सर इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होगी जैसा आपने कहा, और निश्चित ही ये लागत, कम लागत से अधिक लाभ और पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि तक का भी इससे लाभ होगा। सर आपने जो हमें आशीर्वाद वचन दिए हैं उससे हम अनुग्रहित हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। हमारे बीच में एक्चुअली हमारे जो राज्य विपणन प्रबंधक साहब हैं श्री किशन सिंह जी, उनको कोरोना हो गया इसलिए वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने आप लोगों से क्षमा मांगा है। और मैं अब अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को कोटा श्री सुधीर मान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सभी अतिथियों तथा प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद दें। सुधीर सर। सभी को नमस्कार। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में जो हमारी आज ये वेबिनार हुई है नैनो यूरिया महत्व और उपयोग, इसमें शामिल होने के लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रोफेसर संधू साहब का। वो आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति होकर तमाम व्यस्तता के बावजूद आपने हमें एक कीमती समय ही नहीं दिया, बल्कि आपकी जो चिंताएं हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाने की, जलवायु परिवर्तन की, पानी की कमी के बारे में, ये सब आपकी बिल्कुल जायज़ है। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि आप किसानों के देश के बारे में कितना सोच रहे हैं। आपका जो वंडर केमिकल वाला आइडिया वो वास्तव में शानदार है। यदि ये हमारी इफ्को भी इस पर और काम करेगी, यदि सफल होता है तो देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सर आपका मैं बहुत हृदय से इफ्को की तरफ से और हमारी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा जो ये नैनो यूरिया इफ्को में जो लाए हैं हमारे आदरणीय एमडी साहब, हमारे विपणन निदेशक महोदय साहब, आप दोनों ने प्रयास किए, डॉक्टर अलिया साहब ने इसका निर्माण किया, तो मैं हमारी तरफ से, और आज आपने जो किसानों के लिए बताया कि रेट भी हम कम रखेंगे नैनो यूरिया की, और सर इसके लिए विपणन निदेशक महोदय आपका भी बहुत बहुत आभार। रलिया साहब का तो आभार वैसे ही बनता है कि आपके तमाम प्रयासों से ही ये हम डेवलप करके इफ्को के द्वारा किसानों तक पहुंचा पाएंगे। आपने बड़े ही सरल शब्दों में नाइट्रोजन तत्व की उपयोगिता तो बताई ही, लेकिन साथ ही साथ ये बताया कि इसको जब हम यूरिया से देते हैं तो हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उससे हमें क्या क्या नुकसान है, और फिर नैनो यूरिया के आपने जो फायदे बताए किसान भाइयों को सरल भाषा में, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे देश भर से, राजस्थान ही नहीं देश के कोने कोने से जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इफ्को की हमारी संस्थाएं जो इफ्को एमसी, इफ्को बाजार, IFFDC और विभिन्न यूनिवर्सिटीज से जो हमारे वैज्ञानिक शोधकर्ता छात्र, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सहकारी विभाग, IT विभाग, इससे तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं और इस हमारे आज के इस वेबिनार का जिन्होंने लाभ उठाया है और हमें इसमें भाग लेकर अनुग्रहित किया है, मैं हृदय से इफ्को की तरफ से और अपनी ओर से तमाम उन लोगों का सबका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी एक वेबिनार जो हमने बात बताई है ये सब हमारे किसान भाई अपनाएंगे और देश के उत्पादन बढ़ाने में योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम, योगेंद्र सर आपका म्यूट है। तो मैं वंडर केमिकल की बात एक मैं नहीं सुनी अभी, तो मैं सोच रहा था 2 मिनट में अगर BC साहब बता दें। नहीं, मैंने तो वंडर केमिकल नैनो यूरिया को ही कहा है, नॉट सेपरेटिंग, इट विल बी लाइक अ वंडर। यदि आपका कहना है कि यदि इसके फसल परिपक्वता अवधि 40 दिन कम हो जाती है तो ये वास्तव में एक वंडर केमिकल ही होगा। नहीं, ये हो सकता है ना, अगर 40 दिन का, अगर आई डोंट नो इज इट 40 डे क्रॉप अगर खेत में खड़ी रहती है, किसान की हरदम धड़कन रहती है कि 40 दिन पहले काट के घर ले आए, तो मुझे लगता है इससे और क्या होगा। नहीं, ऐसा क्लेम तो हम लोगों ने नहीं किया है अभी। किया है क्या? नहीं, आपने नहीं क्लेम किया। अभी जो गूगल पे सर्च कर रहे थे उसमें नैनो फर्टिलाइजर की बात की है,
जी सर, और right. डेफिनेटली जर्मिनेशन इनहांस करता है, कम टाइम में हाँ, जर्मिनेशन हो जाता yes, है। yes, yes, आई थिंक दैट ऑब्जर्वेशन जो है ना, और Yes, ये sir. हमारे रिकॉर्ड में रहेंगी कितने दिन, अगर कुछ अगर फ्लास क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होता है। बाकी फोटो, आपको पता है फोटो पीरियड और बहुत सी चीजों पर और भी डिपेंड करता है, बहुत सारा सिस्टम जो है। इट्स नॉट ए जी। सिंपल वे डूइंग right दैट sir, वे। right sir. Thank you sir, thank you sir, thank you very much sir. ठीक सर, नमस्ते सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए सर। नमस्ते धन्यवाद सर। नमस्ते सर। हेलो।